प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज के दिन जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय रह रहा है, जिस पे सब लोगों का ध्यान खींच रहा है बेटा, वो है नीट 2024 का ये रिजल्ट। बहुत मायनों में ये रिजल्ट अपने आप में ही ऐतिहासिक बन गया है। एक तरफ बहुत सारे सवाल इस पे उठ रहे हैं, एक तरफ एनटीए बार बार उन सवालों की सफाई दे रही है। बट क्या एनटीए की सफाई जायज है? क्या लोगों के सवाल जायज है? क्या स्टूडेंट्स का दर्द जायज है? क्या स्टूडेंट के द्वारा जो खुदकुशियां हुई हैं, आत्महत्याएं हुई हैं, सुसाइड अटेम्प्ट हुए हैं, क्या वो जायज है? कौन है उन सब का जिम्मेदार? क्या है ये एक्चुअल में माजरा? आइए इन सभी विषयों पे एक एक करके चर्चा करेंगे कि हुआ कैसे है, क्या इसका सॉल्यूशन है, एनटीए की तरफ से क्या बयान आया है, क्या हमारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, क्या लोगों का दृष्टिकोण है इस मुद्दे को देखने का। तो आज का अपना विषय रहने वाला है बच्चों एनटीए रिजल्ट 2024। मेरी तरफ से भी और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं या जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उन सभी के तरफ से कुछ सवाल है। आइए उन सवालों की हम सबके साथ चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि क्या इसका समाधान होना चाहिए। सबसे पहला बेटा, जो सबसे पहले चीज दिखाई दे रही है वो है कि फर्स्ट रैंक 720 में से 720 मतलब फुल स्कोर आपका 67 विद्यार्थियों का है। ये जो नीट का एग्जाम होता है इसमें 3 सेक्शन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और उन 3 सेक्शनों का कुल मिला के स्कोर होता है 720। ऑल इंडिया मेडिकल का एग्जाम है, भावी डॉक्टर्स के लिए परीक्षा है, और उस परीक्षा में जो चौंकाने वाली चीज इस बार निकल के आई है बच्चों, वो निकल के आई है 720 में से 720 का स्कोर 67 विद्यार्थियों के द्वारा स्कोर किया जाना अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। और मेरे हिसाब से ना सिर्फ भारत में, शायद जो लोग वर्ल्ड वाइड नीट को फॉलो कर रहे हैं, शायद उनके लिए भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है कि हुआ कैसे ये। अगर मैं गत वर्षों की बात करूं, पिछले वर्षों की बात करूं, तो 2 या 3 या मैक्सिमम 4 विद्यार्थी जो 720 में से 720 स्कोर कर रहे थे। और इस बार ऐसा क्या गजब हुआ कि इतने विद्यार्थी फुल स्कोर कर रहे हैं, वो भी एक ऑल इंडिया जो आपका एक बड़ा एग्जामिनेशन है उसके अंदर। तो इसकी गहराई में गए तो कुछ बातें जो निकल के आ रही हैं आज के दिन, उनकी हम चर्चाएं करते हैं जी। एक बात निकल के आ रही है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं यार जिनका स्कोर 718 और 719 है। अब आप लगाओ कैलकुलेशन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है भाई साहब, तो मान लो किसी बच्चे का एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 4 नंबर तो हो गए ये गलत आपके बेटा, 4 नंबर तो आपके ये गलत हो गए, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 25% की नेगेटिव मार्किंग है। तो 4 नंबर तो आपके ये चले गए सीधे सीधे, और 1 नंबर चला गया नेगेटिव मार्किंग में। तो जिस बच्चे का एक सवाल गलत हुआ है उसके नंबर बनते हैं 715। और मान लो एक बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किया एक सवाल, अब अटेम्प्ट ही नहीं किया तो भी 4 नंबर उड़ेंगे। चलो 1 नंबर नहीं उड़ा नेगेटिव मार्किंग का, एक सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किया, तब भी भाई साहब नंबर बनते हैं 716। 718 और 19 का आंकड़ा कहां से आया ये समझ के बाहर है। किस आधार पे ये नंबर अलॉट हुए हैं? 718 719 का जो गणित है वो एनटीए ने किस प्रकार बिठाया है, ये सभी विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न बन के रह गया है। दूसरा, एनटीए चलो दावा कर रहा है, एनटीए कह रहा है कि कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स ऐसे रहे हैं जहां पर एग्जाम देरी से शुरू हुआ, जैसे हरियाणा में कुछ सेंटर थे, त्रिपुरा में कुछ सेंटर्स थे, तमिलनाडु में कुछ सेंटर्स थे। ऐसे कुछ सेंटर्स निकल के आ रहे हैं जहां ये कहा जा रहा है कि पेपर देरी से शुरू हुआ, इसलिए विद्यार्थियों का नुकसान ना हो, तो एनटीए कह रही है कि हमने उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए। चलो जी, आप और हम एनटीए की इस बात से सहमत हैं कि चलो भाई साहब एग्जाम लेट करवाया तो किसी बच्चे का नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए। चलो बनता भी है, बट भाई साहब वो ग्रेस मार्क्स आपने किस बेसिस पे दिए हैं?
क्या था उन ग्रेस मार्क्स का वो गणित, क्या था उन ग्रेस मार्क्स का वो मैथमेटिक्स, किस विद्यार्थियों को किस आधार पे आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि एक स्टूडेंट बैठ के कह रहा है कि मेरे नंबर जुड़ रहे हैं 660 आंसर की मैच करने के बाद, लेकिन एनटीए जब उसको रिजल्ट भेजता है तो उसके नंबर होते हैं 720। कितना अंतर बैठा भाई, 40 और 20 60। इसका मतलब उस विद्यार्थी को मिला 60 नंबर का ग्रेस मार्क्स। अब एनटीए ये समझाए कि वो 60 नंबर का जो ग्रेस मार्क्स है वो किस बेसिस पे दिया गया है। क्या ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी है क्या जिनका डिले हुआ, आपने सबको 720 दे दिए? मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि उन सबको 720 दिए हैं, पर क्या जिनका डिले हुआ, अगर तुमने एक विद्यार्थी का 660 स्कोर बन रहा है अपना आंसर की मैच करने के बाद और उसका 720 दिखा रहा है, तो कितने सारे विद्यार्थियों का एग्जाम लेट हुआ होगा? क्या उन सबको 720 में डाल दिया आपने? फिर जिन बच्चों ने मेहनत की थी, दुर्भाग्यवश उनके सेंटर पे टाइम से पेपर शुरू हो गया, उन्होंने तैयारी की थी, दिन रात मेहनत की थी, उनको ये ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। उनके साथ क्या, उनके साथ इंसाफ कौन करेगा? ये ग्रेस मार्क्स का गणित एनटीए हमें समझाए और स्पष्ट रूप से समझाए। ये एक प्रश्न बड़ा खड़ा होता है बेटा, कि बड़ा सवाल एनटीए से आप और हमारा ये है कि ग्रेस मार्क्स किस आधार पे दिए गए हैं। क्या है ये ग्रेस मार्क्स का गणित? क्या आपने सबको दे दिए 60 नंबर जिनका लेट हुआ था, या कोई क्राइटेरिया आपने रखा है जिसके बेस पे आपने क्या दिए हैं, बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं? ये भी एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है बेटा। इसके बाद जो सवाल निकल के आ रहा है वो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एक परीक्षा केंद्र ऐसा है, एक नहीं 2 या 3 भी आपको मिल जाएंगे, जहां पे सेम सेंटर से एक ही परीक्षा केंद्र से 8 विद्यार्थी ऐसे निकल के आ रहे हैं भाई जिनका स्कोर 720 में से 720 रहा है। क्या है ये? क्या है इसके पीछे का सच? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्यों एक ही सेंटर से 8 विद्यार्थी 720 में से 720 स्कोर कर रहे हैं? इस चीज का जांच हो, इस चीज का एनालिसिस हमें मिले। और उनके रोल नंबर भी ऐसा नहीं बहुत दूर 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 थे, नहीं, रोल नंबर भी उनके ज्यादा दूर नहीं, पास पास ही थे, या तो एक ही रूम में होंगे या कहीं आइट साइड के रूम में मिलेंगे। क्या है इसके पीछे का सच? यहां से कुछ क्लेम नहीं हो रहा है, परंतु ये जानने का हक है उन विद्यार्थियों को जिन्होंने फेयरली एग्जाम लिखा था, जिनका सेंटर पे एग्जाम टाइम पे शुरू हुआ था, लेकिन मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन ये ग्रेस मार्क्स की कैटेगरी में वो नहीं आए, इसलिए वो फिसल गए। तो एक ही केंद्र से 8 विद्यार्थियों का फुल में फुल स्कोर करना एक और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इसके अलावा अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि गत वर्षों में 3 से 4 विद्यार्थी ही आपके फुल में फुल स्कोर कर पाते थे। तो भाई साहब ऐसा क्या जादू हुआ कि इस बार 67 फुल में फुल स्कोर कर गए? क्या पेपर बहुत आसान था? एज एजुकेशनल एनालिसिस्ट पेपर देखने के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा कि पेपर पिछले वर्ष से बहुत ज्यादा ही आसान आ गया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो हमने एनालिसिस किया है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों कि पेपर इतना आसान था, इतना आसान था, कितने बच्चे इतना स्कोर कर रहे हैं। ये कहानी ही नहीं है। फिर ये कैसे हुआ कि पिछले वर्षों 3 से 4 विद्यार्थी यहां तक पहुंच पा रहे थे और इस वर्ष जादू हुआ और 67 विद्यार्थी यहां तक पहुंच गए? पेपर की आसानी आप छोड़ो, पेपर ठीक लेवल का था, बहुत बेकार नहीं था। फिर ये प्रश्न बड़ा बनता है ना कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद ये जो पेपर बहुत आसान वाली कहानी है, ये नहीं है भाई साहब, ये नहीं है। पिछले वर्ष से पेपर बहुत आसान नहीं था, तो है तो कुछ और, उसका जवाब चाहिए, उसका आंसर ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट, विद्यार्थी उसका जवाब ढूंढ रहे हैं बेटा। इसके अलावा एक सवाल और भाई साहब, चलो एक सवाल ऐसा है जिसमें एनटी ने क्या किया, आंसर की जब निकाली ऑफिशियल तो उसके दोनों ऑप्शन करेक्ट कर दिए। चलो हो सकता है कई बार ह्यूमन एरर है ना, हम सबसे मिस्टेक होती है, तो पेपर जब सेट किया होगा तो हो सकता है ऐसा हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन बस, कितने नंबर का भाई? 4 नंबर का, 4 नंबर का ही तो है। एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन ठीक कर दिए। चलो भाई साहब, उससे हो सकता है कुछ बच्चों को फायदा मिल गया। कितने नंबर का फायदा? 4 नंबर का। इतना तो फायदा नहीं मिला होगा ना
कि वो 720 तक ही पहुंच जाए। इतना तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि 720 तक पहुंच जाए। कोई 5-7-10 क्वेश्चन तो करेक्शन आया नहीं, एक क्वेश्चन करेक्शन आया, उससे इतना बड़ा अंतर तो नहीं आना चाहिए। ये भी एक बड़ा सवाल है। बोलो भाई साहब, ठीक है। इसके अलावा जी, इसके अलावा आप देखो बड़ा सवाल क्या होता है, ये क्या है, इसके पीछे का सच क्या है। एनटीए अपना जस्टिफिकेशन दे रही है, लेकिन वो सेटिस्फाइड जस्टिफिकेशन नहीं है भाई। एनटीए को और सेटिस्फाइड जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा इन विद्यार्थियों को। जो आप एक बात सोच के देखो यार, कि जब एक नीट का विद्यार्थी सपने सजा के कोटा जाता है, सीकर जाता है, जयपुर जाता है, दिल्ली जाता है, तो उसमें उस अकेले विद्यार्थी के इमोशन नहीं होते हैं, उसमें उसके परिवार के इमोशन जुड़े हैं। उसके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बन के वापस लौटेगा। और उनसे कहीं ज्यादा जो विद्यार्थी दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, उसके भी बहुत सारे इमोशन जुड़े हैं। आप एक बार उन विद्यार्थियों से बात करके देखिए जो इस स्कीम में नहीं आए, जो इस ग्रेस मार्क स्कीम में नहीं आए। आप उनकी भावनाओं को सोच के देखिए, एक बार उनके साथ बैठ के बात करके देखिए, उनके दर्द को समझ के देखिए। बताओ, जिसने 2 साल लगातार मेहनत की, और ये तैयारी कोई 2 साल की नहीं होती है। एक बच्चा 9th क्लास से ही सोच लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये उसका सपना है जो उसने अपने दिमाग में सजा रखा है। 9th क्लास से वो हार्डवर्क करना शुरू करता है, 4 साल मेहनत करता है। आप सोचो, अगर 4 साल खड़ी फसल मेहनत करके मैंने खड़ी की हो और वो खराब हो जाए तो किसको दुख नहीं होता है? सबको दुख होता है। तो उन विद्यार्थियों की पीड़ा कौन समझेगा, जिन विद्यार्थियों ने 4 साल अपना इमोशन, अपना टाइम, अपना हार्डवर्क उस चीज में इन्वेस्ट किया है। कौन समझेगा उनके इन्वेस्टमेंट को? कौन देगा उन विद्यार्थियों को जवाब? कौन कम करेगा उन विद्यार्थियों के दर्द? ये बड़ा सवाल है। अगर आप समाज के दृष्टिकोण से सोचते हैं, अगर आप विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो आपको इन विद्यार्थियों को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। आप कुछ भी करवाइए, आप दोबारा पेपर करवाइए, आप इसका प्री से एडवांस लेके जाइए, जैसे कि आईआईटी में होता है। आप जैसे भी करवाएंगे, लेकिन आपको एक करेक्ट जस्टिफिकेशन के साथ इन विद्यार्थियों के समक्ष आके खड़ा होना होगा, इन विद्यार्थियों की भावनाओं को जवाब देना होगा। ये एक बहुत बड़ी बात मैं समाज के दृष्टिकोण से कह रहा हूं, और आप इस पॉइंट को समझिए। ये खबर आई है कि सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं, 1-2 बच्चों ने सुसाइड किया भी है। कौन उस क्षति को पूर्ण करेगा? जिस घर से, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, जिस घर से वो गया है, उसकी क्षति के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है उस माँ बाप के दुख के लिए? कौन जिम्मेदार है जिस माँ बाप ने उस बेटे को या उस बेटी को 18 साल तक पाल पोस के बड़ा किया है, उसको सपने दिखाए हैं, उसको पढ़ाया है, उसको लिखाया है, उस पर सब कुछ अपना न्यौछावर किया है? उसके जाने के दुख को कौन समझेगा? कौन सी सरकार, कौन सी एजेंसी, कौन सा आपका कोई भी संगठन, कौन आके उस चीज को जवाब देगा? कौन उस क्षति को पूर्ण करेगा? ये हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है। भले ही 2-4 लोगों के लिए ये एक सक्सेस हो, लेकिन बहुत से बच्चों के इमोशन बहुत है इसके अंदर। उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ हमारे लिए दुख का विषय है, और बहुत दुख का विषय है। मैं एज ए शिक्षक, अध्यापक, इन्फ्लुएंसर, है ना, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, ये बात मानता हूं। दिन रात बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, दिन रात बहुत से विद्यार्थियों को मोटिवेट करता हूं, उनके नेगेटिव टाइम से उनको पॉजिटिव टाइम्स में लेके जाता हूं। बहुत मेहनत लगती है। तो ये एक दुखद चीज है, ये एक दुखद घटना है। और आप सोचिए कि यही डॉक्टर, चाहे वो किसी भी तरीके से बने हो, यही डॉक्टर कल इस भारत देश का भविष्य तय करेंगे, इस राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करेंगे। यही डॉक्टर उन लोगों की सेवा करेंगे, उन लोगों के दुख दर्द दूर करेंगे जो बीमार हैं। क्या ये कुशल डॉक्टर बन पाएंगे? क्या ये स्किल्ड डॉक्टर बन पाएंगे? क्या ये समाज की सेवा कर पाएंगे? क्या ये लोगों को उचित ट्रीटमेंट दे पाएंगे? क्या ये लोगों को अच्छा मेडिकेशन दे पाएंगे? नहीं। ये हमारे मेडिकेशन इंडस्ट्री के लिए, ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए कहीं ना कहीं कल आने वाले समय में खतरा बनने वाले हैं। आने वाले समय में ये हमारे विभाग के लिए एक अंधकार का समय है। तो खासकर जो अपने देश की युवा पीढ़ी है,
उसका, मैं सिर्फ इसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम आपका कंडक्शन फेयरली हो, और कोई भी एजेंसी करवा रही है, कोई सरकार करवा रही है, वो विद्यार्थियों के लिए उत्तरदायी हो और उसका बिल्कुल फेयर कंडक्शन होना चाहिए। क्या आप सब इस बात से सहमत है? क्या आप सब कहते हो कि एग्जाम रिकंडक्ट होना चाहिए? क्या आप सब कहते हो कि इसका एडवांस वर्जन किया जाना चाहिए? क्या आप कहते हो कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए? उनको आके समक्ष सभी विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि हाँ बेटा, आपके लिए हमने ये ऑप्शन ढूंढ दिया है, ये रास्ता ढूंढ दिया है, हम आपके लिए सॉल्यूशन जरूर लेके आ रहे हैं, और इसका होना भी चाहिए, होना भी चाहिए बेटा। किसी सरकार, किसी एजेंसी, किसी संगठन, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। सभी भारत देश का हिस्सा है, हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब का काम है इस देश की प्रगति को क्या करना, तय करना। हम लोग सब मिलके विश्व में भारत को एक बड़ा दर्जा देना चाहते हैं, चाहे वो आपका हेल्थ सेक्टर हो, चाहे आपका फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे आपका कल्चरल सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, हम भारत को नंबर 1 देखना चाहते हैं। वही हम सब का सपना है। हम सब राष्ट्र हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब राष्ट्र का अच्छा निर्माण करना चाहते हैं भविष्य में आके। तो इस चीज का समाधान होना चाहिए बच्चों, ये बहुत जरूरी है। आप हम सब, चलो ठीक है, आज आप हम सब इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कल आप और हम सब भी ऐसी चीजों के शिकार हो सकते हैं। हम सबके साथ भी ये चीज हो सकती है। तो जिन भाई बहनों के साथ, जिन बच्चों के साथ, जिन बेटे बेटियों के साथ ये घटना घटी है, पूर्णतः हम उनके साथ हैं, और हम भी चाहते हैं कि उनकी इस समस्या का समाधान जल्दी से हो बेटा। और आप और हम सब मुझे कमेंट सेक्शन में रेस्पॉन्स जरूर करना है कि क्या इसका समाधान होना चाहिए, क्या समस्या का निवारण होना चाहिए, क्या वो तरीके हो सकते हैं आपको बताने हैं, ताकि अधिक से अधिक जो सजेशन है वो जाए लोगों के पास, और कोई एक अच्छा सा सजेशन हो और उन बच्चों की भी समस्याओं का समाधान हो। वो बच्चे भी आराम से रह सके, चैन से रह सके, आराम से खाना खा सके, आराम से सो सके। यही विषय था, बहुत ही संवेदनशील विषय है, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा इसका। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि इसका समाधान होना चाहिए। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, इस राष्ट्र निर्माण में हम सब की भूमिका है, हम उसके हिस्सा हैं, इसका समाधान होना चाहिए। ठीक है बेटा, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।